नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब नजर अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। जुलाई में थोक महंगाई दर 23 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। जुलाई में थोक महंगाई जून के 1.62% के मुकाबले 3.55% हो गई है, जबकि पिछले साल जून में ये -4% थी। वहीं खाद्य महंगाई दर भी डबल डिजिट में पहुंच गई है और ये बढ़कर 12% के करीब है। महंगाई बढ़ने की अहम वजह सब्जियों, दाल और चीनी के दामों में इजाफा माना जा रहा है। आज के कारोबार में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के चलते भारतीय बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 88 अंक और निफ्टी 30 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी और टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं मेटल, तेल, गैस, कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी रही। इकतीस अगस्त से 14 कंपनियां एनएसई पर डिलिस्ट हो जाएंगी। इसमें ट्रेड नहीं होगा। एनएसई ने चेमॉक्स केमिकल, गणपति एक्सपोर्ट्स, हेमको माइनिंग, मनसुख जैसी कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया है। आरबीएस ने इन्फोसिस का बड़ा प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। इस प्रोजेक्ट से रद्द होने से इन्फोसिस पर करीब 4 से 5 करोड़ डॉलर का असर पड़ेगा। साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़े 3000 कर्मचारियों की छटनी भी होगी। एबी ग्रुप का मर्जर प्लान फंस सकता है। एलआईसी और यूके के एबरडीन फंड का मर्जर पर रुख अभी तक साफ नहीं है। अगर इन दोनों ने मर्जर के खिलाफ वोटिंग की तो एबी ग्रुप को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल एबी ग्रुप के मर्जर पर छोटे निवेशकों का विरोध है। आरोप लग रहे हैं कि इस मर्जर से सिर्फ प्रोमोटर्स को फायदा होगा। कंपनी के बोर्ड ने एबी फाइनेंशियल को अलग से कंपनी बनाने को मंजूरी दी है, जिसमें इंश्योरेंस सहित अन्य फाइनेंशियल कारोबार आएंगे। The deal does not really add on any value for the minority shareholders. In fact, जो deal है वो काफ़ी complicated है। minority shareholders के interest में तो नहीं appear कर रही है। तो we would prefer to avoid the entire deal as well. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बैंकों में बड़े लोन की जिम्मेदारी व्यक्तिगत बैंकर्स को देनी चाहिए। राजन के मुताबिक बैंकों में लोन मंजूर करने की प्रक्रिया में बदलाव करने की ज़रूरत है। फिलहाल बड़े लोन मंजूर करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जबकि इसकी जिम्मेदारी एक बैंकर को देनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट सफल रहता है तो उस बैंकर को रिवार्ड भी देना चाहिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अपने घर के सपनों को पूरा करना आसान होने वाला है। रिटायरमेंट फंड संस्था ईपीएफओ जल्द ही अपने 4 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए स्कीम लॉन्च करने वाला है। इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मार्केट रेट से 1.25% तक कम ब्याज पर होम लोन देगा। ईपीएफओ अपने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए अपने इन ऑपरेटिव अकाउंट में पड़े पैसों का इस्तेमाल करेगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ईपीएफओ की एसबीआई सहित 2 सरकारी बैंकों से बातचीत चल रही है। जो सब्सक्राइबर्स लोन लेगा उन्हें अपना प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ गिरवी रखना पड़ेगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी की कीमतों में तेजी आ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 150 रुपये बढ़ गया है तो चांदी में भी करीब 500 रुपये की तेजी है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से आगे तेजी टिकने की संभावना कम है। क्रूड की कीमतों में तेजी है। एमसीएक्स पर क्रूड का भाव 3% से ज्यादा उछल गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव 1 महीने की ऊंचाई के करीब है। ओपेक के उत्पादन में कटौती की संभावना से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। असम के बाद अब बिहार विधानसभा से भी जीएसटी संविधान संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। राज्य सरकार ने जीएसटी पास कराने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जीएसटी बिल से टैक्स मामलों में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। संसद में पहले ही जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू कराने के लिए आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी है। प्रारंभ से ही हम लोगों ने जीएसटी के जो प्रावधान थे उसको समझते हुए सिद्धांत के तौर पर हम लोगों ने
जीएसटी का समर्थन किया कि ऐसा टैक्स होना चाहिए, एकरूपता आनी चाहिए, एकरूपता आनी चाहिए। और इससे अभी तो केंद्र और राज्य दोनों एक ही चीज पर टैक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें संविधान संशोधन करके केंद्र और राज्य दोनों ले सकते हैं। ऑफलाइन रिटेलर्स ने ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिटेलर्स अब सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर करेंगे। रिटेलर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में ई कॉमर्स कंपनियों में एफडीआई नियमों में सफाई को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP ने मार्च में नए नोटिफिकेशन के जरिए ई कॉमर्स कंपनियों में एफडीआई नियमों पर सफाई दी थी। सूत्रों का कहना है कि रिटेलर्स की नई याचिका DIPP के नियमों को लागू करने पर होगी। भारतीय एयरटेल अपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न यानी IPTV सेवाएं बंद करेगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरटेल 31 अगस्त से IPTV सेवाएं बंद करेगी। एयरटेल ने ग्राहकों को सेवाएं बंद करने का नोटिस भेज दिया है। एयरटेल ने कंपनियों को IPTV की जगह DTH सेवाओं पर अपग्रेड करने को कहा है। बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सेमिनार में देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ ABVP का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह केस की जांच शुरू कर दी है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने शनिवार को हुए सेमिनार के वीडियो का जांच कर रही है। शनिवार को बेंगलुरु के यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने ब्रोकन फैमिलीज नाम से एक सेमिनार आयोजित किया था, जिसमें कश्मीर की आज़ादी के समर्थन में नारे लगाए गए। पीएम मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी पाकिस्तान पर सीधे सीधे निशाना साधा है। मनोहर पर्रिकर का कहना है कि पाकिस्तान और नर्क में कोई फर्क नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में राव तुलाराम की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद पर्रिकर ने कहा कि पाकिस्तान घुसपैठ कराता है और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है। पर्रिकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और अब वो इसके परिणाम भुगत रहा है। गुजरात के ऊना में एक बार फिर दलितों पर हमला हुआ है। ऊना में दलित महासम्मेलन से लौट रहे 20 दलितों पर समतर गांव के पास भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 8 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमले की ये वारदात जश्न आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त की शाम करीब 5 बजे हुई है। पीड़ितों का दावा है कि हमला करने वाले समतर गांव के रहने वाले हैं और हमलावर पिछले महीने ऊना में दलितों की पिटाई के मामले में गिरफ्तार 12 लोगों का बदला लेना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के नौहट्टा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए CRPF के कमांडेंट प्रमोद कुमार का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा इंतजामों का जिम्मा संभाल रहे प्रमोद कुमार का सामना आतंकियों से हुआ था। आतंकियों की गोली का शिकार होने से पहले प्रमोद कुमार ने 2 आतंकियों को मार गिराया। केरल का मशहूर और देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक पद्म स्वामी मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व CAG विनोद राय कमेटी की एक रिपोर्ट में इस मंदिर के खजाने में 186 करोड़ रुपए का सोना गायब होने का खुलासा हुआ है। खबर के मुताबिक विनोद राय कमेटी ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। रिपोर्ट में मंदिर प्रशासन पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप भी लगाया गया है। और बैडमिंटन से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। वुमेन सिंगल मुकाबले में भारत की PV सिंधु ने चीनी ताइपी की एक ताई जू हिंग को 21-13 और 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अपना पहला ओलंपिक खेल रही PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 चीन की वांग यान से भिड़ेंगी। मैच आज देर रात करीब 3:30 बजे शुरू होगा। रियो ओलंपिक में बॉक्सिंग में भी भारत की दावेदारी खत्म हो गई है। रियो में भारत के इकलौते बॉक्सर विकास कृष्ण 75 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। विकास को उज्बेकिस्तान के बॉक्सर ने 3-0 से हराया है।
रियो ओलंपिक में भारत के 3 बॉक्सर हिस्सा ले रहे थे, जिनमें से मनोज कुमार और शिव थापा पहले ही रियो ओलंपिक से बाहर हो चुके। रियो डी जेनेरो के ओलंपिक पार्क में बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर तारों के सहारे हवा में लटका टीवी कैमरा गिरने से अफरा तफरी मच गई है। कैमरे की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। एक महिला को मामूली चोट आई, जबकि दूसरी घायल महिला को स्ट्रेचर की मदद से स्टेडियम के बाहर ले जाया गया।